बाजार पर नजर डालिए। बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। पीएनबी के कल नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा भी कमजोर, एसबीआई में भी कल की तेजी थोड़ी सी गुम होती हुई नजर आ रही है और अच्छी रैली बैंक निफ्टी ने दिखाई है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में। और आज यही पॉकेट दरअसल दबाव दिखाने का काम कर रहा है और इसीलिए बाजार को ऊपर जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। लेकिन अच्छी बात यह कि निफ्टी 10,000 के ऊपर लगातार बना हुआ है। सेंसेक्स में भी बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, 2 बढ़ने वाले शेयरों के सामने 3 गिरने वाले शेयर। मिड कैप्स ने भी आज थोड़ा सा ठंडा प्रदर्शन दिखाया है। ये तो है बाजार का मूड, लेकिन हम बात करते हैं नतीजों की। और कई मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स हैं जिन्होंने अच्छे नतीजे मार्केट बंद होने के बाद पेश किए हैं। कल बात करेंगे अब जेके पेपर्स की। जेके पेपर्स के प्रेसिडेंट एएस मेहता साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहता साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताइए कैसी रही बीती तिमाही आपके लिए? नमस्कार सर। देखिए, ये जो क्वार्टर है वैसे नॉर्मली पेपर इंडस्ट्री के लिए अप्रैल जून क्वार्टर स्लोअर क्वार्टर रहता है, क्योंकि इसमें स्कूल कॉलेज कोर्ट ऑफिसेज में से डिमांड कम आती है, तो कॉपियर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्लोअर क्वार्टर माना जाता है। लेकिन फिर भी इस क्वार्टर में हमारी जो टॉप लाइन है, डिस्पाइट की जीएसटी की अनसर्टेनिटी थी, मार्केट में एक नेगेटिव अप्रीहेंशन था, डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर लोग स्टॉक नहीं एकुमुलेट करना चाहते थे, उसके बावजूद भी हमारी नेट सेल्स में अगर आप देखें तो 5% का इजाफा हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है हमारे लिए। और तो उसके बाद आप अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का लेवल देखते हैं तो 117 करोड़ के अगेंस्ट में 160 करोड़, करीब करीब जो 43 करोड़ का जो इंक्रीज जो इसमें देखने को मिला है, उसमें टॉप लाइन का एक कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मैं कहूँगा कि मार्केट से बेटर रियलाइजेशन हमको प्रोडक्ट मिक्स की वजह से, बेटर प्रोडक्ट प्राइसिंग की वजह से जो मिला है, वो एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहा इसमें। और इसके साथ साथ हमारा जो कॉस्ट के ऊपर फोकस रहा, हमारी रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हुई, हमारी जो दूसरी एफिशिएंसीज जो पैरामीटर्स होते हैं उसमें भी हमारी कॉस्ट कम हुई है, तो उससे ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंक्रीज आया है। बिल्कुल। नेट प्रॉफिट लेवल पर जब आप जाते हैं तो फाइनेंस कॉस्ट में भी करीब 9 करोड़ का रिडक्शन हुआ है क्वार्टर से अगर कंपेयर करते हैं। तो उसका रीज़न वर्किंग कैपिटल में एक रिडक्शन हुआ है, रेट में रिडक्शन हुआ है, कुछ डेट भी कम हुए हैं, तो नेट डेट भी हमारे कम हुए हैं। तो ये सारे फैक्टर की वजह से फाइनेंस कॉस्ट भी कम हुई है, तो इसीलिए नेट प्रॉफिट में जो इंक्रीज आप देखते हैं फ्रॉम 26 करोड़ टू 60 करोड़, ये सारे फैक्टर्स रहे हैं। नहीं, सही बात है और अच्छे नंबर्स आपने दिखाए हैं। मार्जिन्स बढ़िया रही हैं और मैं देख रहा था पिछले कई क्वार्टर से अब ये सुधार देखने को मिल रहा है। अब आगे चलकर आउटलुक दीजिए मार्जिन्स का, कैसे रहने वाला है? क्या यहाँ से और गुंजाइश है सुधरने की मार्जिन्स या स्टेबल रहेंगे? देखिए, अब मैं इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर बात करूंगा कि जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर थे, एक मार्केट था, एक रॉ मटेरियल कॉस्ट का फैक्टर था, एक फाइनेंस कॉस्ट का फैक्टर था। देखिए, पहले मैं रॉ मटेरियल को टच करता हूं कि रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है जिस लेवल पर आई है, मुझे लगता है कि इसमें फर्दर और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, क्योंकि अभी हमारी जो सोर्सिंग लोकल एरिया से जो है वो करीब करीब 60% पे पहुंच चुकी है, लेकिन हमारा टारगेट है कि हम इसको और 5 से 7% बढ़ाएं। तो अगर ये बढ़ती है तो मेरी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होने की वजह से रॉ मटेरियल कॉस्ट में और फर्दर रिडक्शन की गुंजाइश है। जहां तक फाइनेंस कॉस्ट का सवाल है, क्योंकि डेट कम हुए हैं और गोइंग फॉरवर्ड भी डेट कम होंगे, क्योंकि जब आप कैश फ्लो, आपका सरप्लस कैश फ्लो होता है और इन एनी केस रीपेमेंट शेड्यूल आपका है, तो वो जब आप रीपेमेंट करते जाएंगे और फर्दर कोई बोरोइंग की जरूरत नहीं है अभी कंपनी को, तो आपका फाइनेंस कॉस्ट भी कम होने वाला है। अब रही बात मार्केट की, तो मार्केट फैक्टर्स मैं ये कहूंगा कि अप्रैल जून क्वार्टर के कंपैरिजन में आने वाले क्वार्टर्स जुलाई टू मार्च तक, ये पूरा जो पीरियड है, ये पीरियड पेपर इंडस्ट्री के लिए बेटर पीरियड होता है, क्योंकि स्कूल कॉलेज खुल जाते हैं, फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाता है, तो सब तरह से डिमांड जो होती है मार्केट में वो बेटर होती है। और जब मार्केट में डिमांड होती है, मार्केट बॉइंट होता है, तो देन यू हैव अ फेवरेबल मार्केट फैक्टर्स। तो फिर ऐसे में जब मार्केट में डिमांड अच्छी हो तो क्या फिर प्राइस इंक्रीजेस भी लेने का मन आपका है इस क्वार्टर में, और अगर है तो कितना? देखिए, जो भी सेलर मार्केट में होता है वो हमेशा चाहता है कि प्राइस और बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं,
लेकिन उसके जो दूसरे जो फैक्टर्स हैं वो भी माइंड में रखने होते हैं। कंपटीशन की इंटेंसिटी कितनी है। देखिए, जहाँ तक कॉपियर पेपर का सवाल है, उसमें हमको सबसे बड़ा जो फैक्टर माइंड में रखना होता है वो लैंडेड कॉस्ट कितनी है इम्पोर्टेड पेपर की, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया जो सरप्लस मार्केट है वहाँ से इंपोर्ट होता है इंडिया में और जीरो ड्यूटी के ऊपर इंपोर्ट होता है, तो उनकी जो लैंडेड कॉस्ट इंडिया में क्या होती है वो माइंड में रखनी होती है प्राइस को डिसाइड करने के लिए। तो मुझे लगता है कि आने वाले पीरियड में कॉपियर मार्केट में एक थोड़ा सा एक चैलेंज रहेगा। अगर उनकी प्राइस बढ़ती है तो हमें भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है प्राइस करेक्ट करने के लिए। और लेकिन बाकी की जो प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं उसमें समय समय के ऊपर जैसा डिमांड एंड सप्लाई का सिनेरी होगा उसमें प्राइस करेक्शन किए जाएंगे। लेकिन पैकेजिंग बोर्ड एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें, क्योंकि इंडिया में अभी डिमांड सप्लाई सिनेरियो सरप्लस सप्लाई का है, तो उसमें चैलेंज है प्राइस इंक्रीज करना। और काफी समय से हम प्राइस इंक्रीज नहीं कर पाए इस पर्टिकुलर कैटेगरी में क्योंकि मार्केट में सरप्लस अवेलेबल है। बिल्कुल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा टच किया। इनफैक्ट मैं सोच भी रहा था कि आपसे इस इंटरव्यू में जरूर पूछूंगा। हम क्या आप लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया है सरकार को कि भाई आसियान देशों से या फिर बाहर से, विदेश से जो भारत में पेपर डंप हो रहा है उसके ऊपर कोई एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए? क्योंकि मुझे याद आता है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इस तरह की थी, और मुझे ये भी याद आता है कि शायद 2014 से पहले कोई कस्टम ड्यूटी 10% के आसपास थी। क्या मैं सही हूँ, बताइए सर। देखिए, इसके ऊपर जो जो MFN रेट के हिसाब से 10% ड्यूटी थी एशियन कंट्रीज के अगेंस्ट में, लेकिन वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 2.5% एवरी ईयर रिडक्शन होता गया और 1 जनवरी 2014 के बाद जीरो ड्यूटी है अभी आसियान कंट्रीज जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है उनके अगेंस्ट में। और ऐसा ही जो कोरिया और दूसरे कंट्रीज हैं उनसे भी जो हमारे FTA साइन हुए थे उसके ऊपर वहां से भी अब 1 जनवरी 17 से जीरो ड्यूटी पे इंपोर्ट हो सकता है। तो लेकिन इंपोर्ट प्रिडोमिनेटली जो इंडिया में होता है वो इंडोनेशिया से आता है कॉपियर पेपर, क्योंकि इंडोनेशिया एक सरप्लस कंट्री है, एक्सपोर्ट ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग उनकी है और उनके कॉस्ट एडवांटेज हैं उनको, वो एडवांटेज हमको नहीं है। हम सरकार को कई बार इसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से हमेशा एक ही इसका आर्गुमेंट दिया जाता है क्योंकि FTA साइन हो चुके हैं और जब रिव्यू डेट आएगी उस टाइम रिव्यू किया जा सकता है, क्योंकि आज में अगर FTA साइन हो चुके हैं तो उसका मतलब रिट्रीवल और विड्रॉल इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि सरकार के लेवल के ऊपर जब साइन किया हुआ है तो उसमें कुछ भी करना बहुत मुश्किल होता है उनके लिए, हम भी ये समझते हैं। एंटी डंपिंग या सेफगार्ड ड्यूटी या जो एंटी सब्सिडी ड्यूटी के लिए समय समय के ऊपर हम सरकार से अप्रोच कर रहे हैं, अभी भी हमने अप्रोच किया हुआ है। उसमें कुछ दिक्कतें सरकार के लेवल के ऊपर होती है, कुछ डेटा कंपाइलेशन की दिक्कत होती है, पर मैं समझता हूं कि अब सरकार इस सब्जेक्ट के ऊपर लाइव है और कुछ न कुछ सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेना होगा सो दैट कि आने वाले समय में जिस तरह की जो डंपिंग होती है वो नहीं हो और जो हमारी जो प्रेशियस फॉरेन करेंसी है उसको हम बचा पाएं, क्योंकि अब इंपोर्ट का लेवल काफी बढ़ चुका है। इनफैक्ट पिछले 5 साल में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से CAGR अगर देखें तो 40% वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है इंपोर्ट का, और ये एक चैलेंज है। कह रहे हैं आप। तो सरकार ने कई सेक्टर्स को ऐसे राहत दी है, तो उम्मीद यही रहती है हमेशा हम लोगों की भी कि जब इस तरह के रिप्रेजेंटेशंस आते हैं तो समझें। तो आपने ये बढ़िया बात बताई कि सरकार इसको अब फिर से देख रही है और आप भी आशावादी हैं कि सरकार इसके ऊपर कुछ काम करे। अच्छा, आपने शुरुआत में GST की बात करी, कैसी रही फिर ये GST की तरफ जो सरकार ने शिफ्ट किया है आपके लिए, आप जैसी कंपनियों के लिए? इंटरनली भी बताइए और जो आपने जाहिर सी बात है अपनी इन्वेंट्री थोड़ी बहुत क्लियर की होगी, वो पूरा का पूरा गेम समझाइए, कैसा रहा ये पूरा शिफ्ट आपके लिए? देखिए, जहां तक GST का सवाल है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में मैं ये कहूंगा कि हम जैसे उसमें आते हैं, हम लोगों की प्रिपेयर्डनेस काफी ठीक थी, तो हमें इतनी दिक्कतें नहीं हुई। हम तो 1 और 2 जुलाई से ही नए इनवॉइस नए सिस्टम में माइग्रेट कर गए, हमारा IT सिस्टम भी ठीक रहा। हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी भी प्रिपेयर्डनेस अच्छी रही, मैं ये कहूँगा। और क्योंकि हम लोगों ने उनकी ट्रेनिंग, उनकी प्रिपेयर्डनेस के ऊपर काफ़ी पिछले लास्ट 6 महीनों में ध्यान दिया, तो वो भी काफ़ी बेटर पोजीशन में थे। लेकिन जो लास्ट लेग जो होता है ट्रेड का, मुझे लगता है कि वो अभी भी
थोड़े से अप्रिहेंसिव हैं, उनके माइंड में अभी भी कई सारी चीजें चल रही हैं। तो ये लेकिन स्मूथ होगा, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कतें आने वाली है। लेकिन इसके जो परिणाम हैं, पहला जो परिणाम था शॉर्ट टर्म का, जून की सेल अफेक्ट हुई, क्योंकि जो भी ट्रेड चैनल के पार्टनर थे वो इसमें स्टॉक लेना नहीं चाहते थे, वो स्टॉक कैरी नहीं करना चाहते थे। उसका रीजन ये था कि सरकार ने वो एडवांटेज जिनको किसी को नहीं दिया चैनल को, क्योंकि जो टैक्स का क्रेडिट अवेलेबल है वो टैक्स का क्रेडिट अवेलेबल खाली 40% है, तो 60% उनको लॉस होने वाला है जून की स्टॉक के का जो टैक्स एलिमेंट है उसके ऊपर। तो उस वजह से उनका रेसिस्टेंस था, तो इस वजह से हमारी जून की सेल अफेक्ट हुई। और लेकिन आने वाले समय में क्योंकि डिमांड होगी तो सेल तो होगी। हमारा जुलाई महीना एक नॉर्मेटिव महीना रहा और जुलाई की सेल ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगस्त सितंबर में जाके नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगी। सही बात है। और लेकिन इसकी वजह से मैं ये कहूंगा कि ट्रेड की काफी प्रैक्टिसेस सुधरेंगी और आने वाले समय में जो ट्रेडर्स हैं जिनकी ट्रेड प्रैक्टिसेस ठीक नहीं थी या जो इवेजिव प्रैक्टिसेस जो फॉलो करते थे वो कुछ हद तक सुधर जाएंगे और इससे एक एडवांटेज मिलेगा आने वाले समय में। सही बात है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए मुश्किल होगी और ये ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए फायदे की बात होगी। हम लगातार अपने चैनल पे बताते भी आ रहे हैं। आपने फेस्टिवल सीजन की बात करी एक दो बार, ये बताइए कुछ कैपेसिटी आपने एक्सपेंड की हुई है, कोई ऐसी कैपेसिटी जो आगे चलकर ऑन स्ट्रीम आती हुई आपको आप जो शेयर करना चाहें, और किस तरह की डिमांड आपको लग रहा है कि इस फेस्टिवल सीजन में पेपर सेक्टर के लिए निकल कर आ सकती है? देखिए, एनुअली अगर देखें तो पेपर इंडस्ट्री की मैं ग्रोथ आज भी प्रोजेक्ट करता हूं कि 6 to 7% की ग्रोथ फिस्कल ईयर 17-18 में रहने का अनुमान है। और जो ये ग्रोथ है ये अनकोटेड पेपर में, पैकेजिंग बोर्ड में, कोटेड पेपर की ग्रोथ स्लाइटली म्यूटेड है। लेकिन एवरेज अगर इंडस्ट्री की ग्रोथ देखें तो 6 से 7% ग्रोथ का प्रोजेक्शन हम मान सकते हैं कि ये होगा। और इंडिया तो वैसे भी फास्टेस्ट ग्रोइंग पेपर मार्केट है। कई सारे डिमांड के ड्राइवर्स हैं जो ठीक हैं, फेवरेबली इंक्लाइंड है हिंदुस्तान के लिए। तो डिमांड का जहां तक सवाल है, मैं ये कहूंगा कि उस पॉइंट के ऊपर हमें ज्यादा कुछ डाउट नहीं है, ना कोई संशय है कि ये ग्रोथ होगी या नहीं होगी। कई नेगेटिव फैक्टर्स बार बार इसकी बातें की जाती हैं, लेकिन कई पॉजिटिव फैक्टर्स भी हैं। वो लिटरेसी का लेवल ले लें, एजुकेशन का लेवल ले लें, यहाँ जो इतने इनिशिएटिव्स हैं उसकी वजह से पेपर की डिमांड कंटिन्यू करेंगी आने वाले 5 से 10 सालों के लिए। तो ये एक इंडस्ट्री के लिए फेवरेबल फैक्टर है कि आप उसी इंडस्ट्री में हैं कि जिसकी डिमांड कंटिन्यूसली ग्रो करेगी। बिल्कुल। तो ग्रोथ की अपेक्षाएं आपको पूरी हैं, फेस्टिवल से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं आपकी, और आगे चलकर ये तिमाही भी अच्छी रहेगी। ये सब बताया, बहुत बहुत शुक्रिया मेहता साहब समय निकालने के लिए और आज CNBC आवाज पर धन्यवाद, अपनी राय हमने शेयर करने के लिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। और नजर रखिए हमारे टिकर पर भी। सेंचुरी प्लाईबोर्ड का मुनाफा 43 करोड़ से घटकर 34 करोड़ रुपीज रहा है। मार्जिन्स कैसे रहे इस पर भी नजर रहेगी। आय में हालांकि इजाफा देखने को मिला है। ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। ये सरकारी कंपनी है और इसने बेहतरीन नतीजे पेश किए हैं और शेयर भी देखिए 3-3.25% मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। कंटेनर कॉर्पोरेशन के CMD वी कल्याण राम साहब हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रेक के उस पार।